The finance minister today presented her budget, and if you remember, and all of you do remember, that politically this government is standing on crutches of two leaders in the states, one Bihar and the other Andhra. So now they realize that without those crutches they cannot survive. So they need to benefit both Andhra as well as Bihar. तो लड़खड़ाती सरकार और लड़खड़ाता बजट, यही इस बजट की कहानी है। लड़खड़ा रही थी सरकार, बचाया आंध्रा ने, चंद्रबाबू नायडू ने और बिहार ने, और बजट का फ़ायदा भी उन्हीं दो स्टेट्स को हुआ। हम उसके खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हर एक स्टेट जहाँ ज़रूरत हो, ज़रूरतमंद हो, वहाँ सहायता होनी चाहिए। लेकिन एक और बात आप सोचिए कि जहाँ जहाँ ये लोग हारे, वो योगी जी तो बड़े नाराज़ होंगे कि उत्तर प्रदेश को कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि योगी हार गए, इसलिए उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया। और जहाँ जहाँ अभी चुनाव होने वाले हैं वहाँ भी कुछ नहीं मिला। अब हरियाणा में चुनाव होने वाला है, कुछ नहीं। झारखंड में चुनाव होने वाला है, कुछ नहीं। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, कुछ नहीं। क्या इनको कोई दुश्मनी है महाराष्ट्र से? इनकी तो अपनी सरकार है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर बिहार के लिए कुछ नहीं करेंगे, स्पेशल पैकेज तो इन्होंने दिया नहीं, क्योंकि उनके पास साधन ही नहीं है। और जो 26 लाख करोड़ की ये बात करते हैं, वो तो 5 साल में दिया जाएगा, और उसमें कितनी और स्कीम्स ऑलरेडी उसमें शामिल हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। और जहाँ मतलब के रोज़ के रोज़ पुल गिर रहे हैं, पहले वो पुल तो कायम करें। और आंध्र प्रदेश में आपको मालूम है, मिला तो केवल 15 लाख करोड़ ही आंध्र प्रदेश का, ज़्यादा नहीं मिला इस समय। लेकिन कहने का मतलब यह है कि सरासर पहली बार मैंने सुना कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री जी बजट की शुरुआत स्टेट से कर रहे हैं। मतलब कि बात ऐसी हो रही है कि बजट एक पॉलिटिकल खेल है, एक पॉलिटिकल मैदान है। ये एक हिंदुस्तान की आर्थिक भविष्य के बारे में है, उसके बारे में तो इन्होंने सोचा ही नहीं। अगर सोचते तो जो उन्होंने किया है, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ के ये नहीं करते। क्या उन्होंने किया है? और साथ साथ में इन्होंने ये भी मान लिया, क्योंकि अब ये अच्छे दिन की बात नहीं करते। 10 साल हो गए, इनको मालूम है कि 10 साल के बाद तो अच्छे दिन आए नहीं। अब उस बात को दोहराना क्या है? ये मान गए कि जो किसान हैं उनके लिए उनको राहत चाहिए, ये मान चुके हैं। अदरवाइज़ वो ऐसी स्कीम नहीं लाते। और साथ साथ में ये भी मान गए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो मैं कितने सालों से बात कह रहा हूँ, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने ये बात कही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हमारा रोज़गार पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आज ये बात मान गए, लेकिन 10 साल के बाद माने। मैं समझता हूँ कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक सरकार जो 10 साल में दिल्ली बैठी है, 10 साल में भी उन्होंने जो डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसका कुछ नहीं कर पाए। पिछले 10 साल में इनको मालूम है कि आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान की बदतर से बदतर हो रही है, कोई प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं है, और इसलिए ये पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि लोगों को थोड़ा बहुत रोज़गार मिले। इसलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए ये राहत देते हैं, पैसा देते हैं, लोगों को पैसा देते हैं। लोगों को कहते हैं आपके घर में, आपके अकाउंट में इतना पैसा पहुंच जाएगा, इतना पैसा पहुंच जाएगा। अरे उनको पैसे की क्या ज़रूरत है अगर वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें? सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है कि हर नागरिक को अपने पैरों पे खड़े होने की अहमियत होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं एम्पावरमेंट। और एम्पावरमेंट तभी होगा जब उनको आप साधन दोगे। तो मान गए ये किसान को हमने कुछ नहीं कर पाए, हमारे किसान के लिए 10 साल हो गए।
साथ में ये भी मान लिया कि बेरोज़गारी हम उसको ख़त्म नहीं कर पाए। पहले तो मानते नहीं थे, कह रहे थे तो हमने कई करोड़ जॉब क्रिएट कर रहे हैं, आज मान गए। अप्रेंटिसशिप स्कीम जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी दी थी उसको इन्होंने लागू कर दिया। जो भी सुझाव दिया था वो लागू कर दिया। प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम वो भी लागू कर रहे हैं। मतलब कि इनको सरकार चलानी आती ही नहीं। अगर चलानी नहीं आती, 10 साल आप यहाँ सरकार में रह के आपकी जनता के साथ आप कुछ नहीं कर पाए, उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, तो आप बैठे क्यों हो? किसी और को चलाने दो, क्योंकि हमें मालूम है कि कौन चला सकता है सरकार और कौन नहीं चलाता। ये जनता को भी मालूम हो गया कि ये सरकार नहीं चला सकती, और ये हारने वाले हैं पिछले अगले 3 प्रदेशों में। झारखंड में भी हारेंगे, महाराष्ट्र में भी हारेंगे और हरियाणा में भी हारेंगे। और किसानों के प्रति इनकी कोई हमदर्दी नहीं है। आपको याद होगा ये कहते थे कि कॉस्ट प्लस 2 कहते थे ना, क्या हुआ? आज के दिन वो भी नहीं कर पाए। ये कहते थे 2 करोड़ जॉब हम हर साल क्रिएट करते हैं, आज मान गए। और आज भी कह रहे हैं कि 2 करोड़ जॉब हम अब क्रिएट करेंगे। पिछले 10 साल में अब क्या कर रहे थे? इनका दृष्टिकोण केवल एक है कि जो आपकी स्टॉक मार्केट है उसमें से अपने लोग पैसा बनाएं, इनके अपने लोग पैसा बनाएं। और स्टॉक मार्केट में भी गिरावट आ गई आज, क्यों? इन्होंने लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन्स है उस पर थोड़ा सा स्तर टैक्स का बढ़ा दिया, 10 से 12.5% कर दिया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी थोड़ा बढ़ा दिया, और उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो टैक्स देता हूँ मैं तो लगभग 33% 30% से ज़्यादा देता हूँ अपनी कमा कर। और जो स्टॉक मार्केट जो इनके लोग बैठे हुए हैं वो अपना पैसा करोड़ों रुपया बनाते हैं, और उनको क्या टैक्स दिया पड़ जाता है? 12.5%। तो क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तो आज भी उनको हो रहा है। ये कॉर्पोरेट सेक्टर की इनकी राहत, कितनी राहत देते थे रोज़ के रोज़, कभी 25% टैक्स, कभी 20% टैक्स, न्यूली सेटअप इकोनॉमिक जोन में 15% देते थे ना, 15% राहत। आज ये मान गए कि वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए था नहीं हुआ। वही कॉर्पोरेट सेक्टर टैक्स की राहत देकर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। आज ये बात मान गए कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता। इसलिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने अब ये कहा है कि किसी तरीके से हम कहेंगे कि जो भी EPFO है उसमें जो भी कोई रजिस्टर करेगा उसके पहले महीने की सैलरी हम देंगे। और उसके बाद जो ये समझते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर फिर उनको उसके बाद 3-4 महीने आफ्टर स्किल डेवलपमेंट करके उनको रख लेगा। क्यों रखेगा कॉर्पोरेट सेक्टर? किस लिए रखेगा कॉर्पोरेट सेक्टर? कॉर्पोरेट सेक्टर तो उसी को रखेगा जो ऑलरेडी स्किल्ड है। तो इनका कोई दृष्टिकोण है ही नहीं इस बजट में। ना ये पूरी तरह से पॉलिटिकल बजट है, ना ये पूरी तरह से हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था में कोई बदलाव लाना चाहता है, क्योंकि इनको मालूम ही नहीं, वित्त मंत्री को मालूम ही नहीं, प्रधानमंत्री जी को मालूम ही नहीं। इनको ये मालूम है कि किस तरीके से PMLA का इस्तेमाल करो, लोगों को अंदर करो। और अब इन्होंने क्रिमिनल लॉज लाए हैं ना, ये और दहशतगिरी फैलाएंगे। और ये इनके लिए इसमें ये एक्सपर्ट है। तो इनको देश चलाना नहीं आता, ये जनता समझ चुकी है। इसीलिए जो इनके परिणाम हुए हैं इलेक्शन में ये उसका दर्शाता है। अब मैं आपको सुझाव देने वाला हूँ, होना क्या चाहिए इस देश में। पहली बात, अगर आप स्किल्स देना चाहते हैं बच्चों को तो सारा शिक्षा का ढांचा आपको बदलना पड़ेगा। किस तरह से क्लासरूम में जो हमारे बच्चों को पढ़ाई दी जाती है उसका कैसे स्किल्स के साथ जोड़ा जाए, कैसी स्कीम्स लागू की जाए ताकि बच्चा पढ़े भी और स्किल डेवलपमेंट भी हो। इसलिए आपका सारा जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है, शिक्षा का जो ढांचा है, उसको आपको बदलना पड़ेगा। आप स्किल्स नहीं ला सकते जब तक आप शिक्षा का ढांचा नहीं बदलोगे। और शिक्षा के ढांचे के बारे में एक अल्फाज नहीं है बजट, एक अल्फाज नहीं है। तो ऐसे ही पढ़ाई चलती रही और ऐसे ही BA हिस्ट्री, BA ऑनर्स, BA पास, BA ये और BA वो, इससे तो कोई रोज़गार बढ़ने नहीं वाला।
क्योंकि नौकरियां हैं नहीं। बीए हिस्ट्री करके आप कौन सी नौकरी लोगे भैया? कौन सी नौकरी आपको मिलेगी? मतलब कि महाराष्ट्र में एक लोडर के लिए हजारों लोग सड़कों पे आ गए, एक एयर इंडिया के लोडर के लिए। ये तो इस देश की स्थिति है। उन्होंने भी बीए किया होगा ना। और 47 लाख एप्लीकेंट हैं उत्तर प्रदेश में इंस्पेक्टर की जॉब के लिए। 60,000 इंस्पेक्टर की जॉब में से 47 लाख एप्लीकेंट हैं इंस्पेक्टर की जॉब के लिए। उन्होंने भी तो बीए किया होगा ना। तो कहने का मतलब है, अगर इस देश में आपको सुधार लाना है तो ऐसे लोगों को सत्ता में बैठने का कोई हक नहीं है। इस देश में जनता समझ चुकी है, और जितनी जल्दी ये समझ जाएं कि जनता समझ चुकी है, उतना ही जल्दी बेहतर होगा और देश के हित के लिए होगा। इनको खुद ब खुद इस्तीफ़ा देना चाहिए और कहना चाहिए हमारे बस का नहीं है, क्योंकि वाकई में इनके बस का नहीं है।